घायल व्यक्ति की सहायता में। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं महाराष्ट्र के नागपुर के रामटेक में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वो ही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। ये इंडी गठबंधन वाले कभी गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अभी हमारे शिंदे जी एक कहावत बता रहे थे। मराठी में एक और कहावत है, काठी मारल्याने पाणी दुभंगत नाही। यानी पानी में जितनी लाठी मारी जाए, पानी में कभी भेद नहीं हो सकता है। गरीब के इस बेटे पर ये लोग चाहे जितना हमला करें, मोदी देश की जनता की सेवा के संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले पूरी ताकत से देश के लोगों को बांटने में जुटे हैं। वो जानते हैं कि देश के लोग एकजुट हो गए तो इंडी गठबंधन वालों की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं महाराष्ट्र के लोगों से कहूंगा, देशवासियों से कहूंगा, एकजुट होकर देश के नाम पर वोट दीजिए। ये इंडी गठबंधन वाले ताकतवर हुए तो देश को खंड खंड कर देंगे। आज भी ये एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। आज भी ये भारत की संस्कृति को निशाना बनाना, उसका कोई मौका नहीं छोड़ते। हमारा ये रामटेक वो स्थान है जहां खुद प्रभु राम के पैर पड़े हैं। इस बार रामनवमी पर अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं, भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये पल आ रहा है। सो रामटेक को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को अद्भुत आनंद हो रहा है। लेकिन हम ये न भूलें कि जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तो इन इंडी गठबंधन वालों ने इसका भी बहिष्कार किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये लोग सनातन पर हमले करते हैं, सनातन को खत्म करने की सौगंध लेने वालों के साथ रैलियां करते हैं। साथियों, आजकल नवरात्रि का पर्व है, शक्ति की उपासना का पर्व है।
ये लोग हिंदू धर्म की शक्ति को भी समाप्त करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे इंडी गठबंधन वालों को महाराष्ट्र में एक भी सीट जीतने देंगे? एक भी सीट जीतने देंगे? उनको इनके पापों की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये चुनाव में वोट देकर के उनको सजा देंगे कि नहीं देंगे? साथियों, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, ये सब मिलकर के आज आपके पास आए हैं। आपका एक एक वोट इनको जिताने के लिए तो है, लेकिन उनको सजा देने के लिए भी है। साथियों, आजादी के बाद से कांग्रेस ने साजिश के तहत एससी, एसटी, ओबीसी समाज को हर प्रकार से पीछे रखा। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर की राजनीति को खत्म किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न से वंचित रखा। जब बीजेपी के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। जब 2014 में एनडीए सरकार बनी तो एक दलित मां के बेटे भारत के राष्ट्रपति बने। जब 2019 में फिर एनडीए सरकार बनी तो एक आदिवासी मां की बेटी पहली बार देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति बनी। एनडीए सरकार में हमने रिकॉर्ड संख्या में ओबीसी समाज से मंत्री बनाए। साथियों, ये एनडीए सरकार है जिसने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। आपको बताएंगे आज क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत क्या है और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम जनादेश की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में की चुनावी जनसभा। कचती द्वीप को लेकर कांग्रेस और डीएमके पर साधा निशाना। बीते वर्षों में हजारों मछुआरे हुए गिरफ्तार। कहा, इंडी गठबंधन ने दशकों तक एससी, एसटी, ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को मकान, पानी, बिजली के लिए तरसा कर रखा। धुआंधार प्रचार में जुटे भाजपा के स्टार प्रचारक। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और बिहार में की जनसभा। कहा, भाजपा की सरकार आने के बाद घुसपैठ होगी बंद। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुणाचल में पार्टी के लिए मांगे वोट। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी लगाया ईडी चोटी का जोर। जयराम रमेश ने नागालैंड में किया प्रचार। मुकुल वासनिक ने बीते 10 साल के कार्यकाल को बताया अंधकार काल। तेजस्वी यादव ने बिहार में कई रैलियां कर महागठबंधन के लिए मांगे वोट। डिंपल यादव ने चुनाव में जताई अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद।
बीजेपी के 9 उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी। आसनसोल से एसएस अहलुवालिया तो बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बनाया उम्मीदवार। वहीं समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। ओल्ड पेंशन स्कीम और जातिगत जनगणना का किया वादा। इस चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। बुधवार को पीएम ने तमिलनाडु के वेल्लोर और कोयम्बटूर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने डीएमके और कांग्रेस का एक ही एजेंडा बताया। वहीं महाराष्ट्र की जनसभा में भी पीएम विपक्ष पर जमकर बरसे। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जनता के बीच उत्साह भरने वाली रही। उन्होंने जनता की नब्ज को भांपते हुए विकास और परिवारवाद के मुद्दों का उल्लेख किया, जिसका जवाब देने में इंडी गठबंधन के नेता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। पीएम ने 19 अप्रैल को इस क्षेत्र में होने वाले पहले चरण के मतदान में लोगों से भाजपा और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखा प्रहार किया। क्या वो छोटी बालिका राम बन के आई है क्या? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। ये इंडी गठबंधन वाले कभी गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इससे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर और कोयम्बटूर में जनसभाओं को संबोधित किया। वेल्लोर की सभा में पीएम मोदी ने लोगों की जरूरतों के प्रति सहानुभूति न रखने और कई घोटालों में शामिल होने के लिए डीएमके पार्टी की आलोचना की। उन्होंने इस दौरान कच्चातीवू द्वीप का भी जिक्र किया, जिसे श्रीलंका को सौंपने का आरोप कांग्रेस की सरकार पर है। ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चातीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने। मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं, बल्कि देश के भी गुनहगार है। कोयम्बटूर के मेट्टुपालयम में पीएम मोदी ने कहा कि देश में जब कांग्रेस सरकार थी तब राज्यों के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के विजन पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु का नारा दिया और कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में तमिलनाडु के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं। डीएमके के एक बड़े नेता ने कुछ दिन पहले कहा कि ये चुनाव इसलिए है ताकि मोदी भारत छोड़ दे। मैं उन्हें और उनकी पार्टी को बताना चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुन ले। ये चुनाव इसलिए है ताकि करप्शन भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि परिवारवाद भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि ड्रग्स भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि हर वो व्यक्ति जो देश विरोधी डीएमके संरक्षण करती है वो भारत छोड़ दे। पीएम ने डीएमके पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरह झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी।
पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार, ऋषि कुमार और अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लगातार कोशिश की जा रही है, खासतौर से दक्षिण के दुर्ग की अगर बात की जाए तो उसको भेदने में भाजपा जी जान से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। पिछले 2 महीने में पीएम तमिलनाडु के 7 से भी अधिक दौरे कर चुके हैं। बीजेपी का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने पर है। पार्टी इसके लिए मिशन साउथ में जुटे हुई है। भाजपा का लक्ष्य देश के दक्षिणी राज्यों में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने का है और इसी लक्ष्य के साथ पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। खासकर तमिलनाडु की बात की जाए तो पिछले 2 महीने में वो 7 से भी अधिक दौरे इस राज्य का कर चुके हैं। बुधवार को भी पीएम तमिलनाडु में थे, जहां उन्होंने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। तूफानी प्रचार अभियान पर निकले पीएम मोदी ने मंगलवार को चेन्नई में 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसका जोरदार स्वागत हुआ और सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े होकर भाजपा और पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। उनके काफिले पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। ये तय है कि बीजेपी का 400 पार का नारा तभी पूरा होगा जब पार्टी दक्षिण के किले पर भी फतह हासिल कर ले। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों की 131 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत मिली थी। इनमें से भी कर्नाटक की 28 में 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर उसकी विजय हुई थी। पार्टी को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी की बात करें तो अभी सियासी जमीन पर पूरी तरह से पैठ नहीं जम पाई है। आज की तारीख में लोकसभा में भाजपा की सीटों की संख्या 303 है। बावजूद इसके लोकसभा में उसके पास तमिलनाडु से एक भी सदस्य नहीं है। वहीं यदि केरल की बात करें तो वहां लोकसभा की 20 सीटें हैं। वहां भी बीजेपी को अपनी राजनीतिक पैठ बनानी है। इन इलाकों में पीएम ने पैठ बनाने के लिए विकास का मॉडल चुना है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी दक्षिण के राज्यों में बड़ी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, ताकि बीजेपी का 370 और एनडीए के 400 पार के आंकड़े को हासिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कोशिश यही की जा रही है कि कैसे जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर दक्षिण के दुर्ग पे जो फतह है वो की जा सकती है। इस पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं शाइना एनसी जी, भाजपा प्रवक्ता हैं, निजाम फौजदार जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और नारायण केआर, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम जनादेश में। सबसे पहले शाइना एनसी जी, आपके पास में आना चाहूँगा। दक्षिण के दुर्ग की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से लगातार दौरे जो हैं प्रधानमंत्री के वहाँ हो रहे हैं, और एक कोशिश की जा रही है कि अब तक शायद जो अंतर था या अब तक भारत के जो शेष राज्य हैं उनसे जोड़कर नहीं देखा जाता था। इस तरह की बातें कही जाती थी कि दक्षिण भारत को अलग कर दिया जाता था, उत्तर भारत या पूर्वी भारत की बात हम अलग करते थे। लेकिन अब एक प्रयास शायद नजर आता है जिसमें कोशिश की जा रही है कि भारत की एकता को और ज्यादा मजबूती दी जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारा लक्ष्य यही है कि भारत में अनेकता में एकता। आप दक्षिण की बात कर रहे हैं तो ये एक अलग हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है कि ये बोलना कि दक्षिण को अलग करना चाहिए, लेकिन भारत में एक चीज है, वो ये है कि अलग अलग कौम, जात पात, धर्म, कल्चर्स, आइडेंटिटीज, डिविजन्स जो लोगों ने सिर्फ अपने राजनीतिक रूप से किया है, यहाँ मोदी जी सबको एकत्रित कर रहे हैं। आप लाभार्थियों की बात करें तो इसका फायदा दक्षिण में भी हुआ है ना। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिससे हमको पता है, तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्रा हो, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो बढ़ते ही गया है। और आज आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है जनता के साथ, ये जनादेश है, ये एक लहर है। और मैं मानती हूँ कि 400 पार सिर्फ एक नारा नहीं है। अखंड भारत, एकजुट भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए मोदी जी की गारंटी दक्षिण में भी ना सिर्फ कामयाब हुई है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि हमारा वोट शेयर, हमारे सीट्स बढ़ेंगे। और सिर्फ कर्नाटका तक सीमित मत रखे, आप देखिए इस बार तमिलनाडु में भी हो,
केरला में भी हो, क्योंकि पहले वहां पे हमने देखा था पिछले 2019 की अगर बात की जाए, जिस तरीके से तमिलनाडु, केरल की अगर बात की जाए, कर्नाटक में जरूर जो सीटें थी वो बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन निजाम जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और अभी शहनाज जी ने भी बताया कि कैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी, यानी तमिलनाडु की बात की जाए, केरल की बात की जाए, तो यहाँ से भी हमें इस बार हम पूरे आश्वस्त हैं जीत को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? नॉर्थ इंडिया में तो उनका कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो अभी साउथ इंडिया में घूम रहे हैं जी। ना उनको साउथ इंडिया की संस्कृति के बारे में कोई चीज पता है, ना साउथ इंडिया कहाँ है, शायद अभी अभी उनको जानने लगे हैं जी मोदी जी। अब तक तो सिर्फ ऊपर ऊपर वहां हिंदी बेल्ट में घूम रहे थे, लेकिन आज मैं कह दूं साउथ इंडिया से 8 या 9 सीटों से ज्यादा बीजेपी जीतेगी नहीं जी। यहाँ जहां बीजेपी जीती है वहां लाभार्थी बड़े हैं। इसका मतलब है बीजेपी जीतती है तो जनता गरीब हो जाती है जी। जनता गरीब हो जाती है तो दाने लेकिन के लिए बीजेपी ने तो दावा किया है कि करीब 25 करोड़ लोग हैं जो गरीबी से बाहर आए हैं। कहा उन्होंने 25 करोड़ लोगों को कोरोना के काल में उन्होंने बिलो द पॉवर्टी लाइन उनको धकेल दिया था। आज 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग अगर अनाज लेकर लाभार्थी की तौर पे जी रहे हैं, इसका मतलब है 65% ऑफ द पॉपुलेशन, 65% इंडिया की आबादी आज लाभार्थी हो गई है। इसके नेतृत्व में मोदी, नरेंद्र मोदी एज अ पीएम, इनके 10 साल के काल में 80 करोड़ लोग लाभार्थी हो गए हैं। तो जितना यहाँ पे साउथ में जीतना चाहेंगे, मैं बोलता हूँ जो विकसित देश है साउथ इंडिया, लेकिन निजाम जी आप ये बात मानते हैं कि जो लाभार्थियों की संख्या है वो बढ़ी है? बढ़ी है, हाँ, ये नरेंद्र मोदी का देन है, इनका सबसे बड़ा पाप है। आज इंडिया के अगर लोग लाभार्थी और गरीब हो गए हैं तो मोदी के आर्थिक नीतियों से, उनकी इकोनॉमिक मूवमेंट जो है उसकी वजह से। और इन्होंने कहा कि उनकी स्पीच में सुन रहा था, ये चुनाव करप्शन को बाहर भेजने का है, ये है वो है, कह रहे थे ना जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, लेकिन इस बात से निजाम जी आप भी तो सहमत होंगे, जो भ्रष्टाचार है वो देश से बाहर होना चाहिए। मेरी बात सुनिए जी, भ्रष्टाचार तो पूरा अभी केंद्रित इनके गोद में है जी। लेकिन इस बात से तो आप सहमत है ना कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए देश को? इनके गोद में जो बैठा है ना, वो सब पूरा केंद्रित होकर द ब्लैक होल ऑफ द करप्शन इज इन हिज लैप। आज नारायण जी आपके पास में आना चाहूंगा, जिस तरीके से निजाम जी बता रहे हैं कि दिक्कत इस बात से है। एक सेकेंड जी बिल्कुल, आपकी अभी जी निजाम जी आपके पास अभी आऊंगा जी। एक सेकेंड, उन्होंने कहा नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी को, आज एनसीपी उनके गोद में बैठी है। जी शिवसेना कह रहे थे कि वो सबसे करप्ट पार्टी है, उनके आज उनके गोद में बैठे हैं। उन्होंने डीएनए खराब कर दिया था नीतीश कुमार का, वो उनके गोद में बैठे हैं। जहां जहां करप्शन था वो लोग आज नरेंद्र मोदी के गोद में, जेब में, कंधे पे, सर पे और उनकी आंखों के पलकों पे भी बैठे हैं। चलिए, करप्शन यहां तक फैल गया है। ये नजर आपकी कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं। नारायण जी, एक आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से शाइना जी ने बताया, निजाम जी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वो इसको देखते हैं, आप कैसे देख पा रहे हैं इस राजनीति को? क्योंकि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, पीएम लगातार वहां जा रहे हैं और अगर देखा जाए तो जनता में भी एक अलग ऊर्जा जो है, क्या वो नजर आती है? सही, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, बहुत शुक्रिया, और मेरा फेलो पैनलिस्ट को भी शुक्रिया अदा करता हूं जी। अब एक बार देखेंगे तो जो 2014 पे इलेक्शन जो हो रहा था, तब जो मोदी के खिलाफ जो कैंपेनिंग हो रहा था, उसका थोड़ा असर बहुत साउथ में, स्पेशली तमिलनाडु में पड़ा था। एंड उसके रिजल्ट आप भी देख सकते थे जी। अभी वो सिचुएशन नहीं है आजकल। अभी क्या हुआ है, अन्नामलाई जो है वेरी वाइब्रेंट एनर्जेटिक लीडर जो आया हुआ है अभी स्टेट प्रेसिडेंट बनके, बीजेपी का युवा नेता है, वो आके मोदी जी ने जो जितना भी स्कीम्स लेके आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी 2014 से लेकर अभी तक जितना भी हो, ये किसान सम्मान निधि हो या उज्ज्वला योजना हो या गरीब कल्याण योजना हो, फ्री वैक्सीन हो, जितना भी स्कीम्स आप बोले, वो सबको गांव तक पैदल जाके अपना जो एन मक्कल यात्रा बोल के एक यात्रा बना दिया पूरा 234 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो जाके इतना उसका पूरा आखिरी पायदान तक उसका लाभ पहुंचा है।
सही जी, बिल्कुल। और यही लगातार जो बीजेपी है दावा कर रही है और इसी दावे के साथ कहीं ना कहीं अपनी जीत का दम भी बढ़ती हुई नजर आती है कि आखिरी पायदान पर जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उस तक हमारी योजनाओं का जो लाभ है वो पहुंचा है। लेकिन और किस तरीके से दक्षिण भारत में हम कह रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग है वो क्या किस तरह का रह सकता है और इस बार कितनी नई सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आएंगी, इस पर शाइना जी आपसे भी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनादेश। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी खास पेशकश जनादेश में लगातार हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में किस तरीके से जो बीजेपी है वहाँ भी अब लगातार प्रयास कर रही है। चुनाव प्रचार जो है वो काफ़ी तेज़ नज़र आता है। आज प्रधानमंत्री ने 2 जगह वहाँ रैली भी की और लगातार हमारे खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाइना एनसी, निजाम फौजदार और नारायण क्यार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाइना जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से निजाम जी ने हम बता रहे थे कि एक ऐसी पार्टी जो शायद यहाँ की संस्कृति नहीं जानती, लेकिन बीजेपी लगातार दम भरती है भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने के लिए। ऐसे में किस तरीके से देखती हैं आप इन आरोपों को? आप अपीजमेंट की राजनीति क्यों करते हैं? आप जोड़ तोड़ फोड़ करते रहते हैं और वहां दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सिर्फ देश हित में काम करते रहे हैं। आपको पता है 2004 से 2014 तक हम 11वें इकोनॉमी थे, आज 5वें नंबर से जा रहे हैं 3रे के तरफ। आप लाभार्थियों की बात कर रहे हैं, जब 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर निकल के आए हैं, 13 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, 18 करोड़ लोगों को शौचालय मिले हैं, 5 लाख मिला है आयुष्मान भारत के निमित्त। ये कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डिवाइड नहीं है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास सबके लिए है। और तमिलनाडु में मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बाहर की पार्टी मानी जाती थी, आज डीएमके को भी टकरा देगी। आप देखिए कि परिस्थिति क्या है कर्नाटका में। कर्नाटका में लोग त्रस्त है कांग्रेस से, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से। सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं तो वो है नरेंद्र मोदी जी, और आप वहां भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भारत की जो छवि है विश्व भर में जो बना है। आप तेलंगाना की बात कीजिए तो देखिए कि हमारा वोट शेयर कितना बड़ा है। आप देखेंगे कि केरल में भी हमारी जो एंट्री होगी। तो जो लोग सिर्फ टिप्पणी करना चाहते हैं वो करते रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। हम सिर्फ स्पष्ट रूप से यहाँ काम करने आए हैं। अन्नामलाई जैसे लीडर्स जो तमिलनाडु में है, या हमारे अलग नेतागण जो अलग अलग क्षेत्र से लड़ रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक
स्पष्ट है कि आप मोदी जी के चाल चरित्र नीति नियत पे कोई खोट नहीं और 10 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं। तो जनादेश जानता है और मैं मानती हूँ कि ये स्वीकारता आप दक्षिण से बिल्कुल। और जनादेश में भ्रष्टाचार जो है वो बड़ा मुद्दा बन जाता है। निजाम जी क्या कहना चाहेंगे? शाइना जी बता रही कि देखिए किस तरीके से हमने तो विकास किया है। शाइना जी को बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पर जाकर देखें, 2015 में इंडिया तीसरे नंबर पे, जीडीपी तीसरे नंबर पे था, 2010 में तीसरे नंबर पे था, 2005 में चौथे नंबर पे था। ये यहाँ की इनके डेटा और इनके ये जो आंकड़े हैं ना, कहां से आते हैं? ये इनके सर में आज, लेकिन आज के समय में निजाम जी आप कौन से स्थान पे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को? आज जो जहां पे छोड़ा था, आज शाइना जी जी एक मिनट सुन लेते हैं निजाम जी को, फिर आपके पास देखिए नंबर 3 पे हम 2015 में ही थे। आपने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर दिया कि तीसरे नंबर पे ही हैं आज भी। 10 साल में तीसरे नंबर पे ही हैं। 300 रुपए गैस थी, आज 1100 कर दिया। पेट्रोल 60 रुपए। निजाम जी, लेकिन देश अगर विकास कर रहा है, इसको बड़ी बात मानेंगे या नहीं? नहीं, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल ग्रोथ। जो इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी होती है, जो घर में कल पिछले 10 साल में जो 1000 रुपये में जितना पदार्थ आ रहे थे, उतना ही आज 3000 रुपये में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि खर्चा ज्यादा हो गया, लेकिन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कितनी आ रही थी, कितनी आ रही है, कितना पैसा खर्च कर रहे थे, आज कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारे काल में 2014 तक जो इंसान 10,000 रुपए में जो जीवन कर सकता था, आज उसे 3000 से 4000 रुपए की जरूरत पड़ी है। तो आपका मानना है कि महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है? हाँ, ना किसान की आय दुगनी हुई, ना लेबर लॉस की, इन्होंने लेबर लॉस को भी खत्म कर दिया। जहाँ पे यूनियन आज इतने वीक हो गए कि उनके मिनिमम वेजेस को भी डिमांड नहीं कर सकते। जी, लेकिन ये जो जब लेबर कमा नहीं पाता है, जब लेबर कमा नहीं पाता है, तब ये लोग कहाँ जाकर खर्चा करेंगे? जब हम 5 गारंटीज देते हैं, ये कहते हैं कि ये तो झूठ की गारंटी है। चलिए, आपका मानना है कि अगर आमदनी नहीं मिल पा रही है तो फिर आम आदमी क्या करेगा? शाइना जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगा इस बात पर। मैं कहना चाहूंगा, मोदी की गारंटी का मतलब है सीधे पाताल लोक में जाना। चलिए, ये आपकी नजर से शाइना जी कैसे देखती हैं इसको? अरे, मोदी की गारंटी आप देखेंगे 4 तारीख को जो मुंह तो जवाब मिलेगा ये सभी स्केप्टिक्स को, और जो सिर्फ एक काम करते हैं, मोदी को टोकना, इकोनॉमी का जवाब दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आप देखिए हाईवेज, आप देखिए रेलवेज, आप देखिए एम्स, आप देखिए। बिल्कुल शाइना जी, निजाम जी, देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चुनाव में हम देखते हैं कैसे बढ़ता जाता है। लेकिन नारायण जी, आपके पास में आना चाहूंगा। दक्षिण भारत की राजनीति की अगर बात की जाए, जी शाइना जी, एक मिनट। जीतने से कोई स्पर्धा नहीं जीत सकते हैं। बिल्कुल नारायण जी, आप कैसे देखते हैं जो साउथ की राजनीति की जब हम बात कर रहे हैं? जी निजाम जी, एक बार नारायण जी को सुन लेते हैं। शाइना जी, एक बार नारायण जी को सुन लेते हैं। मोदी कहते हैं कि मैं झूठा हूँ, जी उनको क्या बोले भाई? निजाम जी, अभी पहले नारायण जी को सुन ले हम। जी नारायण जी। निजाम जी, आप एक जवाब दीजिए मेरे को। अभी लास्ट IMF रिपोर्ट या वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो रेटिंग है, या उन लोगों का दावा क्या है इंडिया के GDP के बारे में या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में? क्या जवाब था? आप पढ़े होंगे ना आर्टिकल्स, तो उसमें IMF ने अपना लोकल रेटिंग सब छोड़िए। एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने दीजिए सर। आप एक बार सोच लीजिए, IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का GDP और इंडिया का इकोनॉमी को द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बिल्कुल जो आंकड़े हैं उनकी नारायण जी अगर बात की जाए तो उनको झुठलाया नहीं जा सकता। फिर चाहे आर्थिक विकास की बात हम करें या दूसरी योजनाओं के जरिए जो लाभ मिला, और ये तो निजाम ने माना कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। फिलहाल आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास इतना समय है चर्चा के लिए, लेकिन इतने में भी आप लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इस मंच पर रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है, और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना, यही कल्चर होता था।
पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बेटा, इस साल का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत जनादेश में। चुनाव प्रचार अभियान में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल भी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने भी गुजरात में प्रचार की कमान संभाली, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कई जगहों पर जमकर महागठबंधन के लिए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। चुनावों की तैयारियों को लेकर तमाम दल अपने दमखम से जुटे हुए नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम दल अपने दमखम में जुटे हैं। सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, यह चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिसने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश कोहिमा में कांग्रेस उम्मीदवार एस सुपोंगमेरन जमीर के प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्याय पत्र में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने भी गुजरात में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने भाजपा सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल को अंधकार और अन्याय से भरा हुआ बताया। सेक्शन इन आवर मैनिफेस्टो ऑन सीनियर सिटीजंस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज and LGBTQIA positive, and what we have said in para 11 is after wide consultation Congress will bring a law to recognize civil unions. भारतीय जनता पार्टी का अपने ऊपर का विश्वास पूरी तरह से खो गया है। ये क्यों ऐसा कोई करता है कि दूसरे दलों के लोगों को तोड़कर अपने में शामिल क्यों करते हैं? वहीं दूसरी तरफ अन्य दलों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कई जगहों पर जाकर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव ने भी इलाके में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने भाजपा की सरकार को घेरते हुए कहा कि किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए युवा, गरीब और बेरोजगार हमारी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। युवाओं का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। हम देख रहे हैं किस तरह इस सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का भट्टाधार कर दिया है। सभी दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने थेनी में पार्टी उम्मीदवार थंगा तमिल सेल्वन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। तमिलनाडु के विरुद्धनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मणिक्कम टैगोर ने मदुरै में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र लोगों से जुड़ा है और लोग कांग्रेस के न्याय पत्र पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली से एमडीएम के लोकसभा उम्मीदवार दुरई वाइको ने भी पालाकराई में मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो बीजेपी और एनडीए में शामिल दल अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो दल हैं वो अभी भी बीजेपी और एनडीए पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। और चलिए आपको जाते जाते हम छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
18वीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है। 18वीं लोकसभा के लिए देश में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो देश में दूसरा लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। दूसरा लोकसभा चुनाव करीब 3.5 महीने तक चला था। यह चुनाव 24 फरवरी से 9 जून 1957 के बीच संपन्न हुआ था। वहीं इस चुनाव में 494 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 19 करोड़ 36 लाख से अधिक थी। हालांकि इस चुनाव में केवल 45% से अधिक मतदान हुआ था। दिलचस्प यह रहा कि 42 सीट और 19.3% वोट स्वतंत्र उम्मीदवारों यानी निर्दलियों को मिले थे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे